हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेके। तो नई नियमावली, नया ड्राफ्ट जो है इसके लिए आ चुका है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई है कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और बाकी अलग क्या क्या क्राइटेरिया है, उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो करीब 9000 पदों पर ये भर्ती आपकी आने वाली है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेन चीज़ें जो है यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्वालिफ़िकेशन पे आ जाते हैं। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए। अ मास्टर डिग्री विद 55 मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल। अब आपको इसके लिए क्या करना है, मास्टर्स आपने किसी भी विषय में कर रखा हो तो आपको चाहिए 55% नंबर, ठीक है। चाहे आपने MA कर रखा हो, चाहे MCOM, MSc कुछ भी कर रखा हो, आपके मार्क्स जो है वो 55% होनी चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन है या नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5% जो है एज रिलैक्सेशन मिली हुई है SC ST EBC कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर, और BC, इन सभी को जो है 5% की छूट मिली हुई है। ये 5% पर दे सकते हैं, ठीक है, यानी इनका 50% पे हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है कि मास्टर्स तो हो गया कि आपको MA चाहिए। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपने जो है UGC नेट जो है क्वालिफाई कर रखा हो, नेट JRF आपका क्लियर हो, या फिर अगर आपने सेट कर रखा हो बिहार, यहाँ पर देखिए जो स्टेट लेवल पे जो सेट कराए जाते हैं वो ये नहीं कि आपने यहाँ पर MP का सेट क्लियर किया है और आप बिहार में आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने उसी स्टेट का सेट क्लियर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए, हो सकता है, संभावना है कि अगर ये वैकेंसी आई है तो बेट करवाई जाए। बिहार सरकार जो है वो बेट करवाती है, तो हो सकता है अगर स्टेट लेवल पे ये बात की गई है तो आप सभी के लिए बेट का परीक्षा जो है इससे पहले करवाई जाए। तो आपकी क्या राय है इस विषय में कि बेट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका नेट भी क्लियर नहीं है, तो यहाँ जानकारी दे दो कि जून में उनके पास नेट करने का एक मौका आएगा। तो आप जून में अपना नेट का फॉर्म ज़रूर भरिए और उसको क्लियर ज़रूर करिए ताकि आप इसके लिए एलिजिबल हो सके। बाकी जिनका पहले से क्लियर है वो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी एज क्या चाहिए इसके लिए, तो देखिए एज जो चाहिए वो है असिस्टेंट प्रोफेसर सेल बी 23, मिनिमम जो है वो 23 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए, तो मैक्सिमम जो है आपका 45 ईयर्स चाहिए। पहले 55 था, अब इसको घटा के 45 कर दिया है। तो अगर आपकी एज 23 से लेके 45 के साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। पे स्केल यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पे स्केल की बात करें तो 1.5 से पौने 2 लाख के बीच में उनकी जो सैलरी होती है वो इतनी होती है, तो इतना आपका पे स्केल हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। तो देखिए, एलिजिबिलिटी इन्होंने कई जगह पे मेंशन की है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स होल्डिंग अ मास्टर्स PG डिग्री इन कंसर्न, यानी जो भी आपका विषय है उसमें आपकी PG होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी है कि आपकी योग्यता क्या होगी, आपने मास्टर्स कर रखा हो, PG कर रखा हो, अपने जिस भी सब्जेक्ट में है आपने मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा हो। कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो 1:3 रेशो में, यानी अगर 9000 सीटों पे हम कह रहे हैं कि ये वैकेंसी आ रही है तो कितने, 1:3, यानी कि कुल 27,000 कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है।
तो 1:3 के उसमें बुलाया जाएगा रेशो में। सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम का, ये भी आपका कन्फ्यूज़न रहता है कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। द सिलेबस ऑफ रिटन एग्जाम विल बी दैट ऑफ नेट एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट डिसिप्लिन, यानी कि जो नेट का सिलेबस है वही आपका सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो यूजीसी नेट का सिलेबस सभी को पता है कि क्या है, तो वही सिलेबस आपका यहाँ भी रहने वाला है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि फॉर दो सब्जेक्ट डिसिप्लिन वेयर नेट एग्जामिनेशन आर नॉट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और द सीएसआईआर, द सिलेबस शैल बी प्रिपेयर्ड एंड नोटिफाइड बाय द कमीशन, यानी कि जहाँ पर नेट और मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका नेट और सीएसआईआर में नहीं आता है, तो ऐसे सब्जेक्ट का सिलेबस जो है आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएंगे। एग्जामिनेशन जो है वो किस तरीके का लिया जाएगा, तो रिटन एग्जाम विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि ये पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये परीक्षा जो है आपकी लिखित परीक्षा होगी, यानी प्रश्नों के आपको क्या है उत्तर लिखने पड़ेंगे। अब ये कितने नंबर का पेपर होगा, अगर मैं अभी की बात करूँ तो आप सभी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस एग्ज़ाम की, चाहे हम केवीएस की बात कर ले, ईएमआरएस की बात कर ले, एलटी ग्रेड की बात कर ले, तो आप सभी यहाँ पर मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको कितने कितने मार्क्स के जो है लिखित आ रहे हैं। जैसे कि 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 120-125 शब्दों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको इतने लिमिट में, तो इसमें भी आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन पेपर जो है वो कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे जो आपको लिखना होगा। ये सभी डिटेल जब एडवर्टीज़मेंट आएगी तब मेंशन कर दी जाएगी, उससे पहले, बिफोर द एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। और इसका ये लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर हमें बताएंगे कि उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं और कितने शब्दों या कितने में क्या लिखा जाएगा। तो एक मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पर इनके द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि फ़ी क्या होगी एग्जामिनेशन की। एग्ज़ाम के लिए कितना समय, देखिए जो पेपर है वो आपको मैंने बता दिया कि लिखित आपकी परीक्षा होगी, रिटन आपका एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। 160 नंबर का ये आपका पेपर होना है और 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज शैल बी 50% फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। और SC/ST के लिए जो है वो 45 है, ठीक है। और द रिटन एग्जाम शैल अकाउंट फॉर 80% ऑफ द टोटल वेटेज इन द ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपका जो लिखित परीक्षा होगा उसका वेटेज कितना होगा, 80%। यानी जैसे मान लीजिए कि 160 नंबर का आपका ये पेपर हो रहा है, आपके उसमें से आ जाते हैं 100 नंबर, तो ये आपको उसमें कितना 80% का वेटेज, यानी उसका आपको 80% निकालना है। तो 100 का 80% क्या हो जाएगा, आपको कम से कम कितना चाहिए, 80 मार्क्स, ठीक है। ये आपका वेटेज हो जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो मैंने बताया था कि 1:3 रेशो में होगा। और इंटरव्यू के लिए आपको 40 नंबर का जो है यहाँ पर इंटरव्यू होना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 80% आपका वेटेज हो गया रिटन एग्ज़ाम से और 20% जो है आपका वेटेज हो गया इंटरव्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें भी वही है। तो टोटल नंबर ऑफ बात करें कि एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, तो एग्ज़ाम आपका 200 नंबर का होगा। 160 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी और बाकी जो 40 नंबर है वो आपके इंटरव्यू के होंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल हो गई। इसके बाद चलिए एक और मुख्य चीज़ पे हम चर्चा करेंगे, वो है आपका यहाँ पर देखिए बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं सब्जेक्ट को लेके कि सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है मास्टर्स में, या फिर हमें क्या सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए।
ठीक है, चलिए इससे पहले एक शॉर्ट हम डिस्क्रिप्शन पहले ले लेते हैं इन सभी चीज़ों का कि नियमावली में क्या क्या चीज़ें दी गई है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ कि आपको जो है विषय में 55% अंक चाहिए। और बिहार के जो देखिए एससी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया, यहाँ पर मैं बात करूँगी। तो देखिए जो छूट है, देखिए जो अन्य राज्य के हैं, ये तो सभी को पता होता है कि जो अन्य राज्य के SC ST होंगे वो जनरल की तरह काउंट होते हैं। तो जो छूट है 5% की, यानी जो मास्टर्स में आपको 5% की छूट मिलेगी, वो बिहार के SC ST EBC BC और PWD कैंडिडेट्स को मिलेगी। ठीक है, ना कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर MP से या फिर दिल्ली या कोई भी अदर स्टेट से, तो वहाँ के अगर आप SC ST हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, आपको जो है 55% अंक ही चाहिए। ठीक है, बिहार के लोगों के लिए ये छूट है। इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका UGC नेट CSIR और सेट क्लियर होना चाहिए। और PhD करने वालों को नेट की छूट जो है यहाँ पर दी जाएगी। आयु सीमा पे हम बात कर चुके हैं। और आयु की गणना कब से होगी, तो 1 अगस्त के आधार पर होगी। ठीक है, चयनित और नियुक्ति की शर्त क्या क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए कम से कम 5 वर्ष तक उसी विद्यालय में सेवा देना अनिवार्य है और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद कम 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो परीक्षा जो है आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी। सिलेबस आपका UGC नेट के समान रहेगा। परीक्षा आपकी कुल अंक 160 हो गए, समय 3 घंटे हो गए। चयन का वेटेज जो है आपका 80% हो गया। सामान्य वर्ग के लिए क्या चाहिए, न्यूनतम अंक कम से कम 50% और SC ST और अन्य कैटेगरी वालों के लिए 45% है। इनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए साक्षात्कार बोर्ड में कौन कौन होगा, तो कम से कम 3 विषय विशेषज्ञ होंगे और सभी विशेषज्ञ जो है वो प्रोफेसर स्तर के होंगे। और जो देखिए अगर आपके अंक समान हैं तो कैसे जो है आपको छूट मिलेगी या क्या होगा, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप मान लीजिए 2 बच्चों के 80-80 नंबर आ गए हैं, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, मान लीजिए ये A है ये B है, दोनों के 80 नंबर आ गए परीक्षा में, तो इसमें से जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी उसको पहले बुलाया जाएगा। इसके बाद फिर देवनागरी लिपि वर्णमाला के क्रम के अनुसार चयन। मान लीजिए दोनों का ही नाम A से स्टार्ट हो, अधिक उम्र में दोनों की उम्र जो है यहाँ पर 40-40 मान लेते हैं, तो दोनों की उम्र भी मैच कर गई, मार्क्स भी मैच कर गए। फिर उनका देवनागरी वर्णमाला में जिसका भी नाम पहले होगा उसके आधार पर इनका चयन किया जाएगा, इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं के बाद जो हम बात करेंगे वो है आपका सब्जेक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने पढ़ लिया कि आपको क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री कर रखा हो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समतुल्य विषय। ठीक है, जैसे कि अंग्रेज़ी, अगर आपने MA इंग्लिश कर रखा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ये चीज़ हो गई इनकी पहली। दूसरी चीज़, अगर आपने इंग्लिश की जगह कंपैरेटिव लिटरेचर कर रखा है, ट्रांसलेशन स्टडी कर रखा है, फोल्क लिटरेचर कर रखा है, तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपने कर रखा है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो हिंदी भाषा से हैं, तो उनको यहाँ पर हिंदी के लिए कन्फ्यूज़न है कि क्या, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ रखी है, त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर मुख्य विषय हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, आपने अगर MA हिंदी का रखा है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है, विदाउट एनी टेंशन आप इस चीज़ को भर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आपने MA हिंदी कर रखा है। लेकिन अगर आपने MA हिंदी की जगह
आपने एमए हिंदी कर रखा है तो आप इस चीज़ के लिए 100% श्योर है कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर अपने एमए हिंदी की वजह आपने भाषा विज्ञान में एमए कर रखा है, आपने तुलनात्मक साहित्य में एमए कर रखा है, अनुवाद विज्ञान यानी ट्रांसलेशन में अगर आपने एमए कर रखा है, लोक साहित्य में अगर आपने एमए कर रखा है, तब आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? तब आपको बीए में मुख्य विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य आपका होना चाहिए, अगर आपने भाषा विज्ञान में एमए कर रखा है। अगर आपने तुलनात्मक साहित्य में एमए कर रखा है तो आपको बीए में मुख्य विषय आपका हिंदी भाषा एवं साहित्य होना चाहिए। अगर आपने ट्रांसलेशन में एमए कर रखा है तो आपको मुख्य विषय आपका ग्रेजुएशन में हिंदी भाषा एवं लोक साहित्य चाहिए, सेम यही। तो ये सब कंडीशन आपकी तब लागू होती है जब आपने एमए हिंदी नहीं कर रखा है, एमए हिंदी की बजाय आपने इन सभी विषयों में कर रखा हो अपना मास्टर्स, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी जिस पर काफ़ी बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पर स्पेशली आपको सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, तो जिस भी सब्जेक्ट में अलग से करना होता है उसके लिए आपको यहाँ पर इसमें ये चीज़ मांगी गई है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता है हिंदी भाषा एवं साहित्य से अगर आपने एमए कर रखा है तो आपको इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं मांगा है, ठीक है। ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं मांगा है। बाकी डिटेल में जब नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टीज़मेंट आएगा तो आप सभी के सामने सब कुछ डिटेल में आ जाएगा, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है या क्या चीज़ें हैं। तब भी हम इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।